मुश्किल भरे रहे पिछले हफ्ते के बाद आज है एक नए हफ्ते की शुरुआत और इस शुरुआत में संकेत आज फिर से हल्के फुल्के कमजोरी के, लेकिन ये हफ्ता है अहम क्योंकि मंथली एक्सपायरी वाला है वीक। आइए कमजोर शुरुआत या सुस्त शुरुआत के बाद के एक्शन पर रहेगा फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। तैयार हो जाइए एक फ्रेश हफ्ते, फ्रेश एक्शन के लिए। और अनिल जी, पिछला हफ्ता तो खराब रहा, बट वीकेंड शानदार रहा है सर। बहुत बधाई आपको, जी बिजनेस को एक बड़ा अवार्ड हमने जीता है सर। बिल्कुल, और सबसे पहले धन्यवाद CPAI, कमोडिटीज पार्टिसिपेंट्स ऑफ इंडिया, ये जो एसोसिएशन है जो भी कमोडिटीज़ का कारोबार करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। एनमी और BSE ब्रोकर फोरम की तरह ही कमोडिटीज़ की सबसे बड़ी संस्था है ये, जो सारे ब्रोकर्स का एक संस्थान है। उन्होंने जी बिजनेस को सबसे बड़े बिजनेस चैनल का अवार्ड दिया, तो मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। आपको, हमारी पूरी टीम को, हमारे सारे दर्शकों को बधाई देना चाहता हूँ। विशेष हमारे दर्शकों के लिए बधाई की बात है क्योंकि उनके प्यार और विश्वास की वजह से हम इतना साइज़ में बड़ा बन पाए। और दीप, एक और कई बार मैं ये कहता हूँ कि ये अवार्ड हमारा नहीं, हमारे दर्शकों का है, क्योंकि वो देखते हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये फील करने की बात है। और मैं आपको बताता हूँ, एक कल का ही एक वाकया बताता हूँ। जी सर। जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट से आ रहा था तो वहाँ पर जब मैं सिक्योरिटी में था तो एक वहाँ पर CPRF के जवान थे जी। तो वो फ्रिस्किंग करते वक्त, चेकिंग करते वक्त मुझे बोले, सर बधाई दीजिए, मेरे चैनल को अवार्ड मिला है। अरे वाह, एंड आई वाज सो ग्लैड। तो ये मतलब ये उनकी फीलिंग है कि मुझे वो कह रहे हैं कि मेरे चैनल का अवार्ड मिला। तो ये और कई सारे दर्शकों ने जब हमने ट्वीट किया तो ये लिख के भी भेजा है कि हमें अवार्ड मिला। तो ये जो फील है ना उनकी, ये अवार्ड हमारा है, हम सबका है, यही सबसे बड़ी खास बात है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि सिर्फ ये कहने की बात नहीं, और लोग इसे फील करते हैं, हमारे दर्शक इसे मानते हैं। सो आई एम श्योर कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। आपका प्यार, आपका विश्वास इसी तरह से बना रहे और हमें इसी तरह से मोटिवेशन मिले कुछ बेहतर करने का, कुछ अच्छा करने का। बस यही शुभकामनाएं। तो एक बार से फिर से हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा रहा। तो वीकेंड की एक अच्छी खबर ये थी, दूसरी क्रिकेट पिच से आ रही है और तीसरी अभी अभी आ रही है। एशियन गेम्स में पहला गोल्ड मेडल भी भारत जीत चुका है। तो स्पोर्टिंग वीकेंड भी हमारा बढ़िया लगा और आज हफ्ते की शुरुआत भी बिल्कुल सोने के साथ शुरुआत, तो इससे बढ़िया क्या हो सकती है। तो गोल्ड जोली में आता हुआ दिख रहा है, ये बढ़िया शुरुआत है। कल देर शाम मैच बहुत अच्छा हुआ। आज एक और गोल्ड आने की तैयारी में है। महिला क्रिकेट में आज एशियाई गेम्स में हमारा मुकाबला श्रीलंका से है। पूरी उम्मीद है कि भारतीय टीम वहाँ से भी सोना लेकर आएगी। सो बस शुरुआत हो चुकी है, अब आगे आगे देखिए होता है क्या। बिल्कुल सर। तो चलिए, मूड माहौल तो हम अच्छा कर रहे हैं आपके लिए, शुरुआत के लिए कोशिश तो है अच्छे संकेतों की। बट बताएं सर, बाजार क्या संकेत दे रहा है? बाकी सारी चीजें तो अच्छी दिख रही हैं, बाजार आज क्या संकेत? बाजार के लिए संकेत वैसे ही हैं जैसे पिछले हफ्ते के अंत में थे, कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। कमजोरी के संकेत हैं। 100 पॉइंट नीचे रहा है डाउ शुक्रवार को। नेस्डेक हल्का फुल्का 12 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। कच्चा तेल $93 के आसपास सपाट है। एक बड़ी खबर आती हुई दिख रही है, डेल्टा कॉप को लेकर 16,800 करोड़ का बड़ा भारी भरकम GST टैक्स डिमांड का नोटिस थमाया गया है कंपनी को। बड़ा एक्शन वहाँ पर होगा। 2 IPO आज बाजार में खुलने जा रहे हैं, JSW इंफ्रा और अपडेटेड सर्विसेज के। ये 2 IPO भी रहेंगे आज रडार पर एक्शन में। बिल्कुल सर। तो एक्शन तो आपके लिए भरपूर होने वाला है बाजार में, वो तो बात क्लियर ही है। अच्छा बताएं सर, थोड़ा टच कर लेते हैं क्योंकि पिछले हफ्ता ग्लोबल मार्केट्स के लिहाज से बड़ा था। फेड की पॉलिसी आई, कमेंट्री आई, उसके बाद तो हमने, खैर उससे पहले और उसके बाद दोनों हमने बहुत एक्शन देखा है। अब थोड़ा अगर फ्लैशबैक में देखें तो क्या समझना है सर आगे के आउटलुक को लेकर, ग्लोबल मार्केट के सेटअप को लेकर क्या इंपैक्ट दिख रहा है आपसे? दीप, 2 चीज़ें। एक तो ये बात साफ है कि फेड की बैठक के बाद से ही अमेरिकी बाजारों का मूड तो खराब हो गया है। यस। फेड की मीटिंग के एक दिन पहले हम कमजोर हुए, उसके बाद से वापस उबर नहीं पाए। पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से अमेरिकी बाजार लगातार लाल निशान में बंद हो रहे हैं। सिर्फ राहत की सांस आप ये ले सकते हैं कि 100 ही पॉइंट गिरे हम डाउ पर, 12 ही पॉइंट गिरे नेस्डेक पे। गिरावट की रफ्तार या गिरावट की मात्रा कम हुई है, लेकिन गिरावट है, ये बात साफ है। और पिछले हफ्ते हमारे एक दिन छुट्टी थी, 4 दिन हम भी घटे हैं। सो अमेरिका का हमारा ट्रेंड कमोबेश सेम है। और जिस दिन फेड की बैठक हुई थी उस दिन भी हम यही बात कर रहे थे कि 100 पॉइंट गिरना सफिशिएंट नहीं है। डाउ को जिस तरह से पावेल साहब ने अपने भाषण में कहा है उसके हिसाब से ज़्यादा गिरना चाहिए, और वैसे ही अमेरिकी बाजार करते हुए भी दिख रहे हैं। लेकिन अब
काफ़ी हद तक जो गिरावट के कारण है वो बाजार पचा चुका है, प्राइसेस में आना शुरू हो गए। सो आई थिंक अब नेक्स्ट ट्रिगर की तलाश है अमेरिकी बाजारों को कि वो क्या हो सकता है, कौन सा डेटा हो सकता है या कौन सी खबर हो सकती है जिसके दम पर आज अमेरिकी बाजार नए हफ्ते की शुरुआत करेंगे। मेरा ये समझना है कि फेड की मीटिंग को काफ़ी कुछ पचा चुकी है और यही वजह कि अगर आप शुक्रवार को देखें तो हल्की फुल्की गिरावट के साथ बंद जरूर है, लेकिन बाकी फैक्टर्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिसमें एक आपका बॉन्ड यील्ड है और दूसरा डॉलर इंडेक्स है। दोनों जस के तस लगभग उन्हीं लेवल के आसपास, हाईएस्ट लेवल के आसपास बने हुए हैं। न उनमें कोई बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, न ही घटता हुआ नजर आ रहा है। 4.5% के आसपास आपकी 10 साल की बॉन्ड यील्ड है और डॉलर इंडेक्स 105 के आसपास जो बना हुआ है लगभग वहीं के उसी के आसपास है, 105-50 माफ़ कीजिएगा। सो आई थिंक वो स्टेबल है। रहा सवाल एक और बड़े ट्रिगर का ग्लोबल मार्केट से जो हमें लेना होता है वो है कच्चा तेल। $93 के आसपास है, $96 का हाई बनाने के बाद पिछले 2-3 दिनों से $93 के आसपास स्टेबल होता हुआ दिख रहा है। सो अब नेक्स्ट बड़ा ट्रिगर दो चीज़ों पर है दीप। इमीडिएटली शॉर्ट टर्म ट्रिगर ये है कि किस तरह की कोई खबर या किसी इंडेक्स में या किसी एसेट क्लास में बड़ा मूव आए अमेरिका में। इंडेक्स में मतलब डॉलर इंडेक्स में कोई बड़ा मूव आ जाए ऊपर या नीचे की तरफ, क्योंकि ये डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड एकदम मेक और ब्रेक लेवल के आसपास है। अगर नीचे आना तो यही लेवल सही है और अगर बड़ी इनमें और तेजी होनी है तो यहीं से होगी। तो ये बहुत, इसीलिए शायद बड़े मूव के पहले 1-2 दिन का टाइम आप देख रहे हैं कि गुरुवार शुक्रवार से लेकर अब तक लगभग वही लेवल पर पड़े हैं। सो आई थिंक 1-2 दिन एक आपको नज़र इन दोनों पर रखनी चाहिए। अगर यहाँ से ठंडा होने के संकेत आए तो बाजार थोड़े से रिकवर हो सकते हैं, और नहीं कि इस बार मामला, कई बार लोग बोलते हैं ना, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो 82-83 का भाव है रुपए का डॉलर के सामने, कुछ 88-90 की बात करते हैं, कुछ बोलते हैं वापस 77-78 आ जाएगा, बॉन्ड इंडेक्स में हिंदुस्तान शामिल हुआ, उसका फायदा मिलेगा, क्या होगा पता नहीं। लेकिन ये जो है ना मेक और ब्रेक लेवल के आसपास है। सो या तो ये जो दोनों इंडेक्स हैं या यील्ड है, इनमें कोई बदलाव हो जिससे हम संकेत लें, या फिर कोई ऐसी खबर आए जो आपको हमको अमेरिकी बाजारों को पता नहीं है, या कोई ऐसा डेटा जो पता नहीं है, मतलब आने वाला है, ये पता है आने वाला है, लेकिन वो कोई सरप्राइजिंग डेटा है पॉजिटिव या नेगेटिव साइड पे। सो मुझे लगता है कि अब आज से अमेरिकी बाजार एक नए डायरेक्शन की तलाश में रहेंगे। फेड की मीटिंग को काफ़ी हद तक पीछे छोड़ चुके हैं, अब आगे कुछ नया आएगा, उसके दम पर बढ़ेंगे। अब हमारे लिए क्या है, हमारे लिए ठीक है, अमेरिका के संकेत तो हमें रोज लेने ही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। उसमें भी बॉन्ड यील्ड से ज़्यादा हमारे लिए इंडेक्स, डॉलर इंडेक्स का ज़्यादा बड़ा ट्रिगर है। डॉलर इंडेक्स अगर ठंडा होता दिखा तो हम थोड़ा रिकवर हो जाएंगे, डॉलर इंडेक्स खराब हुआ तो हमें गिरना ही पड़ेगा। एक दूसरा ट्रिगर हमारे लिए बड़ा जो है वो कच्चे तेल का है, $93 के आसपास। और इस बार लगातार हम ये बात कर भी रहे हैं दीप के, इस बार जो कच्चे तेल में तेजी बनी है वो मजबूत वाली तेजी बनी है। ये मजबूती की तेजी है, मजबूरी की नहीं। एक तो मजबूरी में कच्चा तेल बढ़ता है कि प्रोडक्शन कट, खाली ये हो ऐसा हो। अभी क्या हो रहा है, प्रोडक्शन कट और डिमांड दोनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो उस हिसाब से कच्चा तेल धीरे धीरे जिस तरह से बढ़ा है, टिका है। एक तो बढ़ने की स्पीड अच्छी है, जब बहुत तेजी से बढ़ता है तो घटने के भी स्कोप और तेजी से घटने के स्कोप भी बन जाते हैं। यहाँ पर हर एक लेवल पर आराम से टाइम पास करके बढ़ रहा है और इसीलिए टिका हुआ है। सो अब यहाँ पर कच्चा तेल आगे क्या करेगा, इसका डिसीजन या तो जेपी मॉर्गन करेगा या मॉर्गन स्टैनली करेगा। अच्छा, हाँ, दोनों में से एक है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है दीप। एक और जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट जो आई है वो कह रहे हैं कि कच्चा तेल तो सुपर बुलिश साइकिल में। अच्छा। और उनका ये मानना है $140 के आसपास आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हाँ, यहाँ से बहुत $140-150 की बात वो कर रहे हैं, ये जेपी मॉर्गन। वही मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि भाई हो गया, बहुत है, अब यहाँ से कच्चा तेल और ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है नहीं। ठीक है, जेपी मॉर्गन तो बोल रहा है अगले साल 90 से $110 की रेंज में रहेगा। हालांकि कच्चे तेल को लेकर मैंने ये देखा कि जब भी किसी भी बड़े ब्रोकरेजेस की तरफ से एक्सट्रीम व्यू आए वो सही नहीं पड़े। बहुत ज़्यादा कमजोरी के, बहुत ज़्यादा मजबूती के व्यू जब भी आए वो आमतौर पर सही नहीं पड़ते। लेकिन इस बार दो बड़ी ब्रोकरेजेस दोनों ही बिल्कुल अलग डायरेक्शन में बड़ा मूव की को बात कर रही है। तो अब देखो क्या होता है, $90 से आप 70-60 भी आ सकते हैं, 130, 140, 150 भी जा सकते हैं, यू नेवर नो। तो अब ये हमारे जोकर इन द पैक है, जोकर इन द पैक हमारा ये है कि किस तरह से कच्चे तेल का मुंह आता है। सो अभी हम, अच्छा दूसरी चीज़ क्या है, इलेक्शन ईयर में हम नहीं चाहते कि कच्चा तेल ज़्यादा मजबूत रहे, क्योंकि वहाँ पर स्कोप है ना पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने का है ही नहीं। करेक्ट, महंगाई बढ़नी है, आपका रोज रुपया लगेगा कच्चा तेल खरीदने में। सो नेगेटिव्स तो है ही हैं। सो लेट्स सी, मेरे ख्याल से हमें अपने संकेतों के लिए ग्लोबल मार्केट से
अब धीरे धीरे वो समय आ रहा है दीप, और आज मैं ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको कह रहा हूँ। अब तक भारतीय बाजारों ने कच्चे तेल की तेज़ी पर रिएक्शन दिया नहीं है, लेकिन अब वो समय आ रहा है जब हम कच्चे तेल की बात करके उस पर रिएक्शन देना थोड़े वक्त में शुरू करेंगे। अब वो इसी हफ्ते से हो जाता है या एक आध हफ्ता रुकना पड़ता है, वो देखने वाली बात है। बट कच्चा तेल अब सरदर्द बनते हुए जा रहा है, ये बात साफ है। और इस लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर हमारे लिए नंबर 1 डॉलर इंडेक्स, नंबर 2 कच्चा तेल, नंबर 3 आपके लिए बॉन्ड यील्ड्स, और नंबर 4 डाउ फ्यूचर। इस क्रम में आपको ग्लोबल मार्केट्स में नज़र रखनी, ताकि आपको सुबह सुबह मन बनाना हो किसी दिन मैं छुट्टी पे भी हूँ, नहीं ले नहीं रहा, मतलब ऐसा मतलब नहीं हाँ, ले नहीं रहा बिल्कुल हूँ, लेकिन अगर किसी दिन छुट्टी लेनी पड़ जाए या ले लूँ समझो, तो कम से कम ये रहे कि भाई ये 4 ट्रिगर इस क्रम में मुझे देख के डिसाइड करना है कि मुझे कितनी तेजी मंदी सोचनी है ग्लोबल मार्केट्स के नंबर। अपनी अपनी प्रॉब्लम जो है हम अपनी निपटेंगे, वो भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन ग्लोबली जो आपको देखना है ये 4 पैरामीटर्स लेके चलिए। डॉलर, बॉन्ड, कच्चा तेल, डाउ। हाँ, डॉलर, कच्चा तेल, तीसरे नंबर पे बॉन्ड, और चौथे नंबर पे डाउ। गॉट इट। आमतौर पर हम चौथा नंबर पहले लेते हैं है ना, मिनट रिएक्शन तो हाँ इमीडिएट उस पर आता है, इसलिए चौथा पहले लेते हैं। लेकिन सेंसिबल चीज़ ये है, और मिनट टू मिनट, डे टू डे तो ठीक है, बट आपको थोड़ा सा डायरेक्शन कॉल। आज 19,600 पे आप क्या कॉल लेना चाहते हैं, 19,700 पे क्या लेना है कि भाई मैं वापस 20,200 हो जाऊंगा या 19,000 हो जाऊंगा। तो ये अगर 10 पॉइंट 50 पॉइंट ऊपर नीचे खुलेंगे ये तो अभी हो जाएगा डिसीजन, और ये डिसीजन होके 5 मिनट का काम है, उसके बाद 9:20 पे क्या। लेकिन अगर आपको डायरेक्शनल कॉल 500 पॉइंट का लेना है कि निफ्टी 500 ऊपर जाएगा कि 500 नीचे जाएगा, इंपॉर्टेंट तो वो है ना। तो ये 4 फैक्टर आपको उस हिसाब से लेके चलने, ताकि आप 500 पॉइंट का मूव, 700 पॉइंट का मूव पकड़ सकें। 50-100 पॉइंट का मूव तो क्या है, वो तो हो ही जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और 50-100 पॉइंट का मूव सही गलत हो जाए उसमें ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता। फर्क तो तब पड़ता है जब आप 500-700 पॉइंट का मूव गलत कर लें। करेक्ट। इसलिए मैंने कहा कि ये चारों चीज़ों को आप एकदम 1 2 3 4 राम लखन की तरह 1 2 का 4 ये चारों ठीक है। नहीं ऐसे ही याद होता है, नहीं तो हाँ अब बैठ गया ना दिमाग। हाँ दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ 1 2 का 4 कैसे करना है, चारों ये याद कैसे करने हैं। डन। चलिए, ये तो रहे ग्लोबल मार्केट्स की बात। एक बार हमारे बाजार के लिए भी लेवल्स के लिहाज से, एटलीस्ट सेंटिमेंट के लिहाज से अब क्या होता है, क्योंकि एक हफ्ते पहले मंडे मॉर्निंग को आप लाइफ हाई पर बैठे थे, 20,000 के ऊपर की आपकी क्लोजिंग हो रही थी, फ्राइडे को आपने हाई बनाया था। एक हफ्ते बाद आप देख रहे हैं 600-625 पॉइंट का करेक्शन आ गया है। जी, वैसे आप बाजार के किसी भी दिग्गज जानकार बड़े आदमी को पूछेंगे तो वो यही कहेगा 500-600 पॉइंट का मूव, और वो भी 20,000 की निफ्टी पे, तो हमारे बस की बात ही नहीं रोज़ अंदाजा लगाना कि कब क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। और एक चीज़ और भी समझिए कि 5 हफ्तों के एक तरफा तेजी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में हुई है, ठीक है। इनफैक्ट 5 हफ्ते क्या, सॉरी 5 से 6 महीने की तेजी, अप्रैल से लेकर सितंबर तक ऑलमोस्ट निकल गया। आप वन साइडेड तेजी में चल रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप बढ़िया तेजी में है, लार्ज कैप भी ठीक ठाक ही रहे हैं, इतने बुरे नहीं है। तो कहीं कहीं थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है, और बड़े लेवल के आसपास लाइफ टाइम हाई के आसपास आकर बैंक निफ्टी रुका है। निफ्टी भी तो लाइफ टाइम हाई के आसपास आकर रुका था, वक्त बिताया, उसके बाद पार किया, जब पार किया तो बड़ा पार किया। सो आई थिंक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग का भी मामला है। लार्ज कैप्स नहीं चल रहे हैं, इसलिए आप एक लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो ठीक है। तो मेरा ये समझना है कि हल्का फुल्का करेक्शन है। अब आप जिन लेवल के आसपास आ रहे हैं वो मैं आपको आज की कमेंट्री में बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो है कि आज के लिए फिर से आपके लिए संकेत कमजोरी है, चाहे वो ग्लोबल हो चाहे लोकल हो, दोनों संकेत आपके कमजोर है। निफ्टी और बैंक निफ्टी लेकिन अपने दोनों ही ये इंडेक्स ऐसे हैं जो अब एक इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास पहुंचने की तैयारी में। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और स्पेशली बैंक निफ्टी थोड़ा सा यहाँ से कमज़ोर होगा तो 31 अगस्त को, अगस्त के महीने का जो लो था उसके आसपास बैंक निफ्टी पहुंचने की कोशिश करेंगे, तो वो आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम कर ही लेगा आगे चलते हुए। अब बताता हूँ क्या है उसमें। 19,500 19,600 आज के लिए तुरंत प्रभाव से आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन जो एक बढ़िया तेजी का मूड माहौल बना है दीप, वो 19,225 के आसपास का लो बना के हम निकले, राइट। और 19,250 के नीचे एक भी बार बंद नहीं हुए, तो आप लगभग उस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में पहुंच रहे हैं। मेरा ये समझना है कि अगस्त लोज जो है वो आपके लिए एंट्री का पहला मौका देंगे। जहाँ पर अगस्त के लोज है, जिसमें 31 अगस्त के लोज हैं 19,223 का निफ्टी का है, ओके, ठीक है, और इंटरडे और बैंक निफ्टी और 19,250 क्लोजिंग का है। बैंक निफ्टी के लेवल
थोड़े से नीचे के 43,600 के आसपास के हैं क्लोजिंग बेसिस पे, 43,500 43,600 के आसपास के बनते हैं, लेकिन 43,830 से बैंक निफ्टी ने एक पूरी रिकवरी दी। 31 अगस्त का लो 43,830 है, तो आप कहीं न कहीं सपोर्ट लेवल के आसपास पहुंचे, इसलिए 43,800 44,000 आपके लिए बेहद मजबूत सपोर्ट है। निफ्टी में आज के लिए 19,500 अगर पोजीशनली आप देख रहे हैं तो 19,250 19,400 आपके लिए मजबूत सपोर्ट रेंज निकल कर आ जाएगा 150 पॉइंट के, और वहाँ पर आपको खरीदारी करने का मौका मिलेगा। तो वो पहला एंट्री पॉइंट बनेगा जिन लोगों ने 20,200 तक की यात्रा मिस की है और जो वापस नीचे लेना चाहते हैं, वो 19,200 19,300 के आसपास आने पर या 43,800 के आसपास आने, 43,600 43,800 आने पर आप बैंक निफ्टी लेंगे। वो पहला एंट्री पॉइंट होगा अगर टुकड़ों में जिनको खरीदना है। वो आने पर मैं आपको बताऊंगा भी और विस्तार से डिटेल में एग्जैक्ट लेवल के साथ बताऊंगा। ऊपर की तरफ अब 19,900 के ऊपर बंद होने पर आप करेक्शन पूरा करेंगे। पहला संकेत यह है कि भाई ठीक है, जितना मुझे एक बार गिरना था गिर गया, अब 19,900 एक बार ऊपर बंद हो जाए तो मैं थोड़ा ठीक हो जाऊंगा। और बैंक निफ्टी पर 45,400 ऊपर बंद होने पर एक बार आपको लगेगा कि भाई मेरा नीचे का खड्डा जितना था मैंने देख लिया, अब ये लेवल आसानी से टूटने वाला नहीं। तो क्लोजिंग बेसिस पे ये दो लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है ऊपर की तरफ। गॉट इट सर, ठीक है, चलिए। अच्छा, आज की मार्केट की तो बात करनी है, बट एक स्टॉक स्पेसिफिक इम्पैक्ट भी आपसे समझना है। और बड़ी खबर आ गई, इनफैक्ट बहुत बड़ी खबर आ गई। ऑलमोस्ट 17,000 करोड़ रुपए, 17,000 करोड़ रुपए का नोटिस मिला है जीएसटी डिमांड एंड रिलेटेड टैक्स डिमांड डेल्टा कॉर्प को सर। दीप, मैंने स्टॉक ऑफ द डे में भी रखा है, लेकिन वही वाली बात है कि स्टॉक ऑफ द डे में क्या करोगे आप, लेवल्स जो हैं। पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि हुआ क्या है। जीएसटी डिपार्टमेंट ने डेल्टा कॉर्प और इसकी सब्सिडरी कंपनियों को एक टैक्स नोटिस थमाया है और इसकी साइज़ है 16,800 करोड़ की। अब इसके बाद में मैं आपको दो ही लाइन बताना चाहता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि पहली लाइन तो ये है कि ये नोटिस की साइज़ इतनी बड़ी कि कंपनी का अस्तित्व खतरे में है। यस सर, ठीक है, पहली चीज़ ये कि कंपनी का अस्तित्व खतरे में, कंपनी बच भी पाएगी कि नहीं बच पाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमेशा क्या होता है अगर इस तरह का कोई नोटिस आए, वो लाइन चला दीजिए जो मैंने स्टॉक ऑफ द डे में लिया है। दूसरा ये कि अगर इस तरह के नोटिस की कोई आप अपील करते हैं तो जनरली कानून ये है कि 25% आप पहले भरिए फिर अपील करिए। तो क्या ये 25% भर के अपील कर सकते हैं? कानूनी राय ले सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। कोर्ट में जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं, या तो जीएसटी डिपार्टमेंट में ही अपील कर ले या कोर्ट में जाए। तो जाहिर सी बात है जीएसटी डिपार्टमेंट में अपील करनी होगी तो 25% पहले भरना होगा। कंपनी के पास जो लेटेस्ट आंकड़ा मेरे पास है 129 करोड़ रुपये का कैश है, इसका 25% आप समझ लीजिए 4,000 करोड़ के ऊपर का। ये इस टैक्स नोटिस की साइज़ क्या है वो जरा सा मैं आपको साइज़ समझाना चाहता हूँ। इसकी साइज़ क्या है, पिछले 12 सालों में जितनी आय हुई है, जितनी आय उसका 2.5 गुना है। पिछले 12 सालों में डेल्टा ने 6,700 करोड़ रुपए की आय की है, प्रॉफिट नहीं आए। जितना प्रॉफिट किया उसका 15 गुना है। प्रॉफिट किया है टोटल मिला के 1,100 करोड़, डिमांड 16,800 करोड़ की, 15 गुना प्रॉफिट है। ठीक है, और बताता हूँ आपको, जितनी कंपनी की नेटवर्थ है उसका 8 गुना है। नेटवर्थ का 8 गुना है। ठीक है, जितना मार्केट कैप है उसका 3.5 गुना है। आप सोचिए, मार्केट कैप आपका 4,700 करोड़ का है, नेटवर्थ आपकी 2,220 करोड़ की है, मार्केट कैप का भी 3.5 गुना है। तो कहाँ से भरेगी? पॉसिबल ही नहीं है। और ये जब से वो जीएसटी काउंसिल की बैठक में नियम बदले हैं तो ये पुरानी टैक्स 2017 से लेकर उसके बाद की ये टैक्स डिमांड आई है। अब देखो क्या होता है, सस्टेन हो पाता है नहीं हो पाता है। अगर नहीं होता तो फिर कंपनी खत्म है। हाँ, मतलब अगर जीएसटी डिपार्टमेंट ही जीतता है कानूनी मामले में तो कंपनी खत्म है। अभी ये एक बट रेट्रोस्पेक्टिवली कैसे दे सकते हैं? 2017 से 22 की बात सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हिंदुस्तान में कि जीएसटी किस तरह से लगाया जाए। ग्रोस रेवेन्यू पे लगाया जाए, बेटिंग वाले रेवेन्यू पे लगाया जाए, बेटिंग से हो रही इनकम पे लगाया जाए, इसको लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। फाइनल एक डिसीजन आया, जो डिसीजन भी आया इनके फेवर में नहीं आया। अब जब डिसीजन इनके फेवर में नहीं आया तो पहले जो कंपनी जिस तरह से वो कर रही थी, अब उसकी टैक्स डिमांड आई है। सो अब मतलब दोनों ही तरह से आप कह सकते हैं। एक तरफ से अगर जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से सोचे, बोले देखिए हम तो पहले से ही सोचते थे कि आपको सब पे पूरे पे लेना चाहिए था, आप ही कम पे ले रहे थे। कंपनी की तरफ से सोचा है तो भाई हम तो इतने सालों से ले रहे थे, तब तक आप क्या कर रहे थे? करेक्ट। अगर मैंने कम जीएसटी लिया पहली दिन से आप मुझे बोल दो कि पहले आप ले लो, अगर नहीं होगा तो हम वापस रिफंड करेंगे। एक्चुअली करना भी यही चाहिए था, राइट लेकिन वो बिजनेस मॉडल ही वाइबल नहीं होता। एग्जैक्टली। तो आई थिंक ये बड़ा टिपिकल सिचुएशन है। अब दोनों के अपने अपने लॉजिक बराबर है कि क्या सही है, क्या टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से उनका सही है, डेल्टा के हिसाब से उनका सही है, लेकिन पॉइंट क्या है
पॉइंट ये कि हम किसी प्रॉब्लम को इतनी बड़ी क्यों होने दें। एग्जैक्टली अब इसमें किसी का फायदा नहीं है, एग्जैक्टली न डेल्टा का फायदा है अगर वो डूब जाएगी तो, न जीएसटी डिपार्टमेंट का फायदा क्योंकि उनको तो टैक्स मिलेगा नहीं। एक इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी एक तरह से। इंडस्ट्री खाली डेल्टा, लेकिन डेल्टा सबसे बड़ा है, बाकी गेमिंग को भी, बाकी गेमिंग में असर आ नहीं है तो बाकी गेमिंग कंपनी भी सेंटिमेंटल असर आ जाएगा। सो आई थिंक लर्निंग ये है कि कोई टैक्स डिमांड इतनी बड़ी हो तब तक हम चुप ना बैठे। हाँ उससे पहले एक्शन ये दोनों के लिए लेसन है, जीएसटी डिपार्टमेंट के लिए भी है और कंपनी के लिए भी है, क्योंकि दोनों के अपने अपने लॉजिक सही हो सकते हैं और हम जज नहीं है ये करने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली प्रॉब्लम तो है ही है ना। एक ऐसी सनराइज इंडस्ट्री हो सकती है जो आपका हिंदुस्तान में टूरिज्म बढ़ा सकती है, करेक्ट। और नेचुरली आज कितने लोगों के लिए अट्रैक्शन होता है, हिंदुस्तान के बाहर जाते हैं तो उन्हें कैसीनो पसंद है, और गोवा में आजकल बहुत सारे लोग जाते हैं कैसीनो के लिए भी जाते हैं। तो आई थिंक हमें ये देखना जरूरी है कि कुछ डिसीजन ऐसे ना हो या पॉलिसी में डिले ऐसे ना हो कि कोई इंडस्ट्री ही मर जाए। सो आई थिंक ये बड़ा इशू है, लेट्स सी क्या होता है। फिलहाल मेरा ये मानना है 20% के तो लोअर सर्किट पे खुलेगा, इसलिए मैंने स्टॉप लॉस और टारगेट भी दिए हैं। स्टॉप लॉस इसके फ्यूचर्स का ठीक है, 100 क्या सब तो बजा हुआ है इनका। 177 रुपये का स्टॉप लॉस है, 140 130 140 पे पहला 20% का सर्किट होता है। 20% घट के रुकेगा, 30% 40% 50%, मुझे नहीं पता, लेकिन बात ये कि मामला बड़ा सीरियस हो गया डेल्टा के लिए। बिल्कुल बहुत सीरियस मामला है और आज इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लीगल चैलेंज क्या देती है कंपनी, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ट्रैक करने के लिए। आज देखते हैं ओपनिंग पर क्या होने वाला है। एफएनओ स्टॉक है तो फिर बड़ी मूव्स तो आती ही हैं, आने एक्सपेक्टेड भी हैं इसमें। आइए आज की स्ट्रैटेजी भी समझते हैं, और यही सिर्फ स्टॉक ऑफ द डे नहीं है, एक और भी है, वो भी लेंगे अंजी के साथ। पर पहले आज का सेटअप समझाएं सर। ग्लोबल संकेत नेगेटिव है, एफआईएस के संकेत नेगेटिव हैं, घरेलू फंड्स के संकेत पॉजिटिव हैं, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल है, सेंटीमेंट नेगेटिव है और ट्रेंड पॉजिटिव है। तो आज 3 नेगेटिव है दीप, 2 से नेगेटिव 3 हो चुके हैं। ओके ठीक है, अब आइए लेवल्स पे दूं। 19,575 19,650 ये आपके लिए पहला लेवल है जी, जो सपोर्ट का काम करेगा। मुझे लगता है आज आसानी से टूटना नहीं चाहिए लेवल, लेकिन अगर गए नीचे किसी वजह से तो 19,425 19,550 वो रेंज है जहां पर आपको भरपूर खरीदारी, बाइंग, शॉर्ट कवरिंग दोनों एक बार के लिए करनी चाहिए स्टॉप लॉस के साथ। गॉट। ऊपर की तरफ 19,750 19,800 पहली रेंज है रुकावट की, 850 900 स्ट्रॉन्ग सेल जोन आपके लिए निकल कर आता है। 19,900 के ऊपर बंद होने पर हम हमारा मूड माहौल ठीक करेंगे, चेहरे पे थोड़ी स्माइल ले आएंगे, अभी इतनी रहेगी। ठीक है सर। हाँ, हम तो लेवल के हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, आइए बैंक निफ्टी 44,325 44,350 425 ये 100 पॉइंट की रेंज पहला सपोर्ट है। 44,000 44,200 स्ट्रॉन्ग बाय जोन नीचे की तरफ निकल कर आता है। ऊपरी स्तरों पर 44,750 44,875 हल्की फुल्की रुकावट की जगह 45,000 45,150 जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग वीक वाली ये सब कुछ होता हुआ दिख सकता है। ये आपके लिए बड़े लेवल। ठीक है, डेटा सर एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन घट कर आई है, 53% के आसपास है, अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.93 आया, थोड़ा सा घटकर बैंक निफ्टी का 0.71 है, स्टेबल है। विक्स में भी, और एक्चुअली दीप ज़्यादा है नहीं फर्क, उसकी वजह भी है कि बैंक निफ्टी महज 11 पॉइंट घटा था शुक्रवार को, निफ्टी 68 पॉइंट, तो थोड़ी सी गिरावट में कमी आती हुई दिखी। मैं कमी क्या कहूँगा, रफ्तार कम हुई है, तो वो वही वाली सारी चीज़। ठीक है सर। स्टॉप लॉसेस 19,600 इंट्राडे, 19,500 क्लोजिंग बेसिस पे, ये अब आपका निफ्टी पर होगा स्टॉप लॉस। ठीक है, बैंक निफ्टी एक ही है 44,500, छोटा सा है, 125 पॉइंट नीचे का ही है, ज़्यादा दूर का मुझे रखना नहीं है। बैंक निफ्टी में मैं सेफ रहना चाहता हूँ, हमेशा छोटा स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, आज भी छोटा ही दूंगा। आज भी छोटा ही, ठीक है सर। नई पोजीशन सर, नहीं शॉर्ट साइड का इंट्राडे क्लोजिंग एक ही, क्लोजिंग अगर आपको दूर रखना है 19,900 रखो, अदरवाइज आज के लिए जो शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना है 19,800 का भी रख सकते हैं। इंट्राडे क्लोजिंग स्टॉप लॉस आपका ही हो गया। बैंक निफ्टी पर एक ही 45,000 इंट्राडे क्लोजिंग, जिसको दूर का रखना है 45,400 का रखें। अगर कि आपको दूर का स्टॉप लॉस रखना है 19,900 45,400, नज़दीक का रखना है 19,800 45,000। ठीक है, आपकी मर्जी। ठीक है, अब बताएं नई पोजीशन। खरीदना है 19,525 19,625 अच्छी रेंज हो सकती है जहां पर आप टुकड़ों में खरीदारी कर सकते हैं। 19,425 का आपका 100 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो बनेंगे दीप 675 700, दो छोटे टारगेट है, 750 800 850, बस इतना काफ़ी, इतना आ जाए तो भी धन्यवाद हो जाएगा हमारा तो, कि 5 टारगेट ये बन जाए। जो लोग बेचना चाहते हैं 19,750 से मूड बनाए, माहौल देखें, वहाँ से लेके 19,850 तक बेचने की रेंज आपकी। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 19,900 के ऊपर का है, यानी कि 19,900 या 925 का लगा लें। टारगेट जो आपके बनेंगे दीप वो हो गए 19,700 675, दो छोटे टारगेट है,
650 602 मीडियम टारगेट है, 575 550 के बड़े टारगेट के लिए करनी है आपको बिकवाली। ठीक है सर। बैंक निफ्टी खरीदना है 44,325 44,200 से 44,425 अगर लेना चाहें एग्रेसिव ट्रेडर 3 टुकड़ों में लीजिए, जैसे आपने 425 पे थोड़ा लिया, 325 पे थोड़ा और 200 पे थोड़ा। 44,000 का स्टॉप लॉस से थोड़ा दूर का है। बैंक निफ्टी पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत फेवरेबल बन नहीं रहा। अगर शुक्रवार का मूव देखे तो ऐसा लगता है कि ज़्यादा नीचे आएगा नहीं, करेक्ट, लेकिन वैसे देखा जाए तो कमजोरी भी बैंक निफ्टी लीड कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा देखकर सावधानी से लें। हो सकता है न भी हो इतना, इसलिए रेंज में न भी आए, नहीं आए तो कोई बात नहीं, नोट करके रखने में कुछ ये वैसा हाल है कि अगर आपने पढ़ाई की, ठीक है, और एग्जाम में नहीं आया तो कुछ नुकसान हुआ नहीं, बराबर है। पढ़ लिया नहीं आया कोई मतलब जिंदगी में कहीं काम आएगा, नहीं भी काम आया तो कौन सी आपकी मेमोरी इतनी सारी घेर ली उसने, बाकी चीज याद नहीं कर पाए। तो ठीक है, तो लिख लेंगे, आ गया एग्जाम में तो काम आ जाएगा, लेवल आ गया तो काम आ जाएगा, नहीं आया तो कोई बात इग्नोर। ठीक है, तो ये नोट करके रख लो आप। 44,000 का स्टॉप लॉस है, 44 550 625 दो छोटे टारगेट है, 750 825 दो मीडियम टारगेट है, 875 975 तक के फाइनल टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में करनी है आपको खरीदारी। दूसरा तरीका है कि जिनको बहुत एग्रेसिव खरीद नहीं है, कहीं आप 44 400 450 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के ऐसे ही ले लो, आपकी मर्जी, वो मैं 9-8 पे आपको बता दूंगा अगर वैसे ही लेना है तो। ठीक है, जो लोग बेचना चाहते हैं 45,000 के नज़दीक बेचिए आप, जहाँ भी 44 950 45,000 45,000 75 जहाँ भी आपको ठीक लगे 45,000 के आसपास मूड माहौल देखकर बेच सकते हैं। 45 150 का आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो बनेंगे दीप वो 44 900 825 दो छोटे टारगेट है, 750 675 दो मीडियम टारगेट है, 625 550 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है आपको बिकवाली। ठीक है सर, ओके। बैन लिस्ट एक अच्छी चीज़ है सर, बैन लिस्ट आपकी रोज कम हो रही है और धीरे धीरे करके हल्के आपको होते हुए दिख रहे हैं। अब 6 स्टॉक्स है बैन में, बट काफ़ी सारे निकल कर आए। फ्राइडे को 4 स्टॉक्स बैन से आपके निकले हैं, बलरामपुर, जी एंटरटेनमेंट, BHEL, PNB। उसके सामने फ्रेश एंट्री हुई है आपकी कैनरा बैंक और ग्रैन्यूल्स। तो आज के लिए कैनरा बैंक, ग्रैन्यूल्स जो फ्रेश एंट्री वाले हैं, हिंदुस्तान कॉपर, मन्नापुरम, डेल्टा कॉप एंड इंडिया बुल्स। आज निकल जाएगा डेल्टा, आज तो निकल जाएगा, आज सबकी लॉन्ग पोजीशन कटेगी। ऐसा निकलेगा कि फिर लंबे आज पूरे चांस है कि डेल्टा बाहर आ जाए, आज बाहर आ जाएगा। ठीक है सर, स्टॉक ऑफ द डे, स्टॉक पहले डेटा। अच्छा डेटा, हाँ थोड़ा देख लो। वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं, 1325 करोड़ की कैश में बिकवाली है FIs की तरफ से, और सामने 1125 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे हैं, तो लगभग बराबरी का मामला है। 1125 करोड़ के ही इंडेक्स बेचे हैं, थोड़े इंडेक्स की लॉन्ग पोजीशन घटकर 53% भी आई, थोड़ी कंफर्टेबल हो रही है, उतने खराब नहीं है। हाँ उतने खराब नहीं है, और लोकल फंड ने 800 करोड़ की है खरीदारी। अब आइए वायदा कारोबार के डेटा, 19,800 इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करेंगे तो ही मज़ा आएगा, क्योंकि 19,800 के कॉल्स पर 1 करोड़ 6 लाख शेयर हैं। इमीडिएटली सपोर्ट आपका 19,600 के आसपास है, नीचे डेटा कम है, तो एक ही लेवल 19,800 निकल कर आता है दीप। बैंक निफ्टी में 45,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है, जहाँ 34 लाख शेयर हैं कॉल्स में, मेक और ब्रेक वही है 45। तो 19,800 और 45,000 दिन के लिए 2 लेवल इंपॉर्टेंट है। इन 2 लेवल के ऊपर निकलने पर ही वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए मजबूती का पहला संकेत मिलेगा। ठीक है सर, गॉट इट। चलिए, ये हैं आपके लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स आज के लिए। अब आते हैं एक और स्टॉक ऑफ द डे। डेल्टा कॉप की तो बात हो गई, बट आज का दूसरा स्टॉक ऑफ द डे, बताएं सर। बजाज फाइनेंस बोर्ड बैठक करने जा रही है अपनी 5 अक्टूबर को। फंड रेजिंग प्लान्स हैं, इक्विटी रेज करेंगे, अंदाजा अलग अलग लगाया जा रहा है कि $1 बिलियन के आसपास से लेकर कुछ भी हो सका। आमतौर पर कंपनी अपनी नेटवर्थ का 20% के आसपास का फंड रेज करती आई है, पिछले 2 साल से किया नहीं है। इसका मतलब ये कि कंपनी को ग्रोथ कैपिटल की ज़रूरत है, ग्रोथ दिख रही है, और ये इसको बाजार पसंद करेगा एक्चुअली। सो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा पॉजिटिव संकेत, और डाइल्यूशन भी ज़्यादा नहीं है, 1.5% से ज़्यादा मुझे नहीं लगता, 2% से ज़्यादा डाइल्यूशन होगा कंपनी का, वो भी ठीक है। तो आई थिंक, और अभी आपने देखा ब्लू स्टार ने QIP करके फंड रेज किया, स्टॉक में बड़ी तेजी हो गई। सो बजाज फाइनेंस में मुझे लगता है कि जिस तरह के नंबर्स हैं, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं, और ट्रेडिशनली बजाज फाइनेंस ने जब ग्रोथ कैपिटल मांगी है, मार्केट ने रिवॉर्ड किया है। ये वो पसंद आता है। ये डाइल्यूशन इस वजह से नहीं कि मतलब मुश्किल में है डाइल्यूशन, ये डाइल्यूशन इस वजह से है कि ग्रोथ कैपिटल। अब एक ही चीज़ है कि आजकल बजाज के फाइनेंस को लेकर काफ़ी लोग स्ट्रेस में भी हैं। स्ट्रेस इसलिए कि जियो फाइनेंशियल ने कदम रख दिया इसमें। अब जियो क्या करेगा, कब करेगा, कितना करेगा, उसको लेकर सबके अपने अपने अलग अंदाज है। उनको लगता है कि डिस्ट्रप्शन हो सकता है, कंपनी को हिला सकता है। देखिए,
होने में कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक चीज़ पक्का है कि ऐसा कभी नहीं होगा कि एक ही कंपनी रहेगी। आज टेलीकॉम में भी हुआ है, तो टेलीकॉम में भी आप देखिए भारतीय एयरटेल उतनी मजबूत है, इनफैक्ट जब जियो आया उससे पहले से ज़्यादा मजबूत है। बिल्कुल ठीक है, कोई कमज़ोर होगा वो निपट जाएगा, कोई आइडिया टाइप हो सकता है निपट जाए, लेकिन अगर भारतीय एयरटेल टिक सकता है तो बजाज फाइनेंस भी टिक सकता है। करेक्ट। रिटेल है, रिटेल में भी बहुत सारे प्लेयर फ्यूचर टाइप के उड़ गए, लेकिन रिटेल में आज भी डी-मार्ट है खड़ा है। सो इतने बड़े देश में एक ही कंपनी रहेगी, नो डाउट आपको कंपटीशन होगा, उसकी वजह से कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है शॉर्ट टर्म में, प्राइसिंग पावर जो होता है वो आपको कम करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें होती है, थोड़े डायनेमिक्स बदलते हैं, उतना आसान नहीं होता, बड़े प्लेयर के आने से के बाद आपको लड़ना पड़ता है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन खत्म हो जाए, ताला लग जाए, बंद हो जाए, वो सोचना थोड़ा एक्सट्रीम है। सो आई थिंक नियर टर्म में चैलेंजेस हो सकते हैं, जब भी प्लान सामने आए, कुछ हो ये हो, बट आई थिंक बजाज फाइनेंस भी बजाज फाइनेंस है, ऐसे ही नहीं बना है, इतने सालों की मेहनत के बाद, इतना नेटवर्क बनने के बाद बना है। सो आई थिंक मुझे लगता है कि खरीदारी करने का एक मौका बन सकता है। 7,275 का स्टॉप लॉस रखिए, 7,540, 7,665 और 7,690, ये 3 टारगेट लेकर चले आप, ये तीनों ही टारगेट फ्यूचर्स के हैं। गॉट इट। ओके, तो बजाज फाइनेंस खरीदना है, डेल्टा कॉर्प बेचना है, नो ब्रेनर है, खैर वो तो नजर रखिएगा उस पर। आइए फिर बाकी खबरें, और बाय द वे आज तो 2 IPOs भी खुल रहे हैं, बिल्कुल उन पर भी राय लेनी है आपसे। चलिए 9 बजे अनिल जी से राय भी लेंगे। आइए बात करते हैं नुपुर, साथ ही कुशल और आशीष के साथ। नुपुर, मॉर्निंग, बताएं क्या है आज आपके पास ट्रिगर्स और खबरें? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। जो नए लिस्टेड कंपनीज है रत्नवे प्रिसिशन इंजीनियरिंग और विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया, इन दोनों के ही नतीजे आज आने वाले। जो IPO लिस्टिंग के बाद पहली बार नतीजे आएंगे तो यहाँ नजर रहने वाली है स्ट्राइड्स फार्मा, जहाँ पे बोर्ड बैठक है, CDMO बिजनेस पर कंपनी विचार करने वाले, Q1 में इसका हिंट दी थी, अब यहाँ पे अनाउंसमेंट आते हुए दिखेगा, तो ये स्टॉक फोकस में है। शीला फॉर्म, जहाँ पे QIP की जो फाइनल इश्यू प्राइस है वो आज बोर्ड बैठक में अनाउंसमेंट आएगा, तो यहाँ पर रहेगी नजर। L&T बायबैक जो है वो आज बंद हो जाएगा। 18 तारीख को ये स्टार्ट हुआ था, 3200 के भाव पे टेंडर ऑफर के जरिए करीबन 3.25 करोड़ शेयर्स यहाँ पे दिए गए, तो ये स्टॉक फोकस में। सियाराम सिल्क, जहाँ पे बायबैक की जो प्रक्रिया है वो आज से ओपन होने वाली है, 25 सितंबर से लेके 3 अक्टूबर तक ये खुला रहेगा, करीबन 15 लाख शेयर्स इसमें दिए जाने वाले हैं, 720 के भाव पे टेंडर ऑफर के जरिए। पिरामिड टेक्नोप्लास्ट पे भी नजर रखनी, क्योंकि 50% IPO लॉक इन जो है वो आज खत्म होते हुए दिखेगा, 30 दिन वाला IPO, बड़ी इक्विटी यहाँ पे ओपन अप होती हुई नजर आएगी। एक्सटेड है नेशनल पैराऑक्साइड्स की, जहाँ पे डीमर्जर के चलते एक्सटेट है, तो यहाँ पर भी रहेगी नजर। IPO में आज 2 IPO ओपन होने वाले। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर जो 27 सितंबर तक खुला रहेगा, 113 से 119 का इसका भाव है, 2800 करोड़ की इसकी साइज है, और एंकर बुक के जरिए देखें तो करीबन 1260 करोड़ रुपए कंपनी ने जुटाए, जिसमें SBI फंड, ICICI प्रूडेंशियल, HDFC म्यूचुअल फंड, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर और निपॉन इंडिया जैसे आपको नाम नजर आएंगे। अपडेटर सर्विसेज का भी IPO जो है वो आज से ओपन होने वाला है, 27 सितंबर तक ये खुला रहेगा, 280 से 300 करोड़ तक की इसकी प्राइस बैंड है। इशू साइज देखें तो 640 करोड़ का है, और कंपनी ने एंकर बुक के जरिए करीबन 290 करोड़ रुपए जुटाए, जिसमें ICICI प्रूडेंशियल फंड, PNB पैराबस, फ्रैंकलिन इंडिया जैसे आपको नाम नजर आएंगे। मनोज वैभव जेम्स एंड जूलर्स, जिसका आज दूसरा दिन है, अब तक करीबन 14% बढ़ता हुआ दिखा है। रिटेल में देखेंगे तो 26% का सब्सक्रिप्शन आया, और NII में आपको सिर्फ 5% का सब्सक्रिप्शन दिखेगा। सिग्नेचर ग्लोबल जो IPO बंद हो चुका है, उसका सब्सक्रिप्शन देखें तो टोटल आपको 12.5 गुना ये सब्सक्राइब होते हुए नजर आए, और रिटेल में 7 गुना यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आते हुए दिखा है। साइंस सिल्क जो IPO बंद हो चुका है, ये भी करीबन 4.5 गुना सब्सक्राइब होते हुए दिखा है। QIB में 12 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन है, और रिटेल में देखेंगे तो सिर्फ 91% ही सब्सक्राइब होते हुए नजर आया। STVN जो OFS पिछले हफ्ते आया था, वो पूरा करीबन 3.25 गुना बढ़ते हुए नजर आया। रिटेल में 2.5 गुना सब्सक्रिप्शन आया, और नॉन रिटेल का भी देखें तो 2.5 गुना आपको सब्सक्रिप्शन दिखेगा। जो ओवर सब्सक्रिप्शन था ग्रीन शू, उसमें भी 1.25 गुना का सब्सक्रिप्शन आते हुए दिखा है। तो ये सारा IPO और OFS का अपडेट है। ओके, ये है आपके लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स और अपडेट्स, तो इतने सारे आ रहे हैं। कुशल, मॉर्निंग, बताएं खबरें कौन सी लेकर आए आप? बिल्कुल, तो खबरों से पहले मॉर्निंग दीप, खबरों से पहले आप देखिए यहाँ पर MMTC और EKI एनर्जीज के Q1 के नतीजे आते हुए दिखे हैं। मिला जुला प्रदर्शन MMTC का रहा है। यहाँ पर आय करीबन 86% गिरी है। EBITDA लेवल पर जो घाटा है वो 21 करोड़ से बढ़कर 63 करोड़ हो गया है, और मुनाफा लेकिन ऑन द अदर हैंड एक्सेप्शनल गेन्स की वजह से 15 करोड़ का आया है। पिछली बारी 122 करोड़ का घाटा था। जहाँ तक EKI एनर्जी का सवाल है, नंबर्स कमजोर दिख रहे हैं। आय 86% गिरी है, मार्जिन नेगेटिव हो गए हैं, और साथ ही घाटा कंपनी का 33
135 करोड़ का आ गया है 57 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC CGST और SGST के तहत कुल 290 करोड़ का टैक्स बकाया का इनको नोटिस मिलता हुआ दिखा है। साथ ही CET को भी GST डिमांड नोटिस मिला है। यहाँ पर GST विभाग से कुल मिलाकर 107 करोड़ के डिमांड के साथ 107 करोड़ के जुर्माने के लिए भी आदेश दिया गया था। साथ ही आपको ध्यान रखना है ब्लू स्टार पर यहाँ पर QIB के लिए 770 रुपये प्रति शेयर का इशू प्राइस से इन्होंने तय कर दिया है। फ्लोर प्राइस से करीबन 1.85% डिस्काउंट पर ये जारी करती हुई नजर आएगी। कंपनी 1000 करोड़ जुटाएगी, तो यहाँ पर इस वजह से ये फोकस में रहेगा। एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट 26 सितंबर को BSE और NSE पर लिस्ट होता हुआ दिखेगा। और साथ ही श्री रेणुका शुगर्स बोर्ड ने अनामिका शुगर मिल्स के 100% हिस्सेदारी अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। करीबन 235 करोड़ पर यह अधिग्रहण किया जाएगा और ये आगे चलकर कंपनी की सब्सिडियरी बन जाएगी। और अंत में डिक्सन टेक, अंबर एंटरप्राइजेज, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट जैसे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, क्योंकि सरकार जो है रजिस्ट्रेशन और डिस्क्लोजर के बाद अनरिस्ट्रिक्टेड इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट्स की अनुमति दे सकती है। तो यहाँ पर 1 से 2 साल तक कोई इंपोर्ट पर कोई प्रतिबंध जो है नहीं लगने का अनुमान आगे अब लगाया जा रहा है। और जो बैन की बात चल रही थी वो हो सकता है कि नवंबर 2024 से ही इफेक्टिव होता हुआ नजर आए। तो इस वजह से हो सकता है कि एक नेगेटिव इंपैक्ट आपको डिक्सन टेक, अंबर एंटरप्राइजेज जैसे स्टॉक्स पर आता हुआ दिखे। इंटरेस्टिंग, देखना पड़ेगा यहाँ पर क्या इम्पैक्ट आएगा। नुपुर बताएं, कुछ और खबरें भी हैं आपके पास? बिल्कुल, स्ट्राइड्स फार्मा जहाँ पे कंपनी की जो सब्सिडी है उसे एक दवा के लिए मंजूरी मिलती हुई नजर है। मार्केट साइज देखेंगे तो काफ़ी बड़ा है और डॉलर टर्म्स में करीबन 130 करोड़ का, इंडियन टर्म्स में देखें तो 10,800 करोड़ की इसकी मार्केट साइज है। तो ये स्टॉक फोकस में रहेगा। सीक्वेंस साइंटिफिक जहाँ पे US FDA ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की जो जाँच है वो पूरी कर रही है। फॉर्म 483 इशू किया है जिसमें एक आपत्ति सामने आई है, तो सीक्वेंस साइंटिफिक पर रखनी है नजर। स्वान एनर्जी जहाँ पे बोर्ड से प्रेफरेंशियल बेसिस पर करीबन 1435 करोड़ जुटाने को अब मंजूरी मिलती हुई नजर आई है। भाव बता देती हूँ 495 रुपीज़ पर शेयर पे होने वाला है, जो मौजूदा भाव से 66% प्रीमियम पर है। शीला फॉर्म जहाँ पे DSP ट्रस्टी, DSP इंडिया, DSP ग्लोबल फंड ने करीबन 1.5 लाख शेयर्स जो हैं वो बेचे हैं। उनकी हिस्सेदारी अब 3.89% रह गई, जो पहले 4% से ज़्यादा की थी और ओपन मार्केट के जरिए इस ट्रांजैक्शन को किया गया है। राजसी शुगर्स जहाँ पे SBI ने करीबन 6.63 लाख शेयर्स है 2% की हिस्सेदारी बेची है। पहले 9.36% की हिस्सेदारी थी, जो अब घटकर 7.35% रह गई। ओपन मार्केट के जरिए ये ट्रांजैक्शन किया गया है। और बल्क डील में चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग पर भी रखनी है नजर, क्योंकि नोमुरा इंडिया इन्वेस्टमेंट फंड ने करीबन 14 लाख शेयर्स खरीदे 0.77% पर 1145 के भाव पे ट्रांजैक्शन किया गया। जो साइज है वो करीबन 160 करोड़ के आसपास की है। ओके, कुछ बड़ा फंड एक्शन भी हुआ है, इस पर भी रहेगी नजर। आइए देखते हैं आज ब्रोकरेजेस का क्या कहना है। FIR मॉर्निंग आशीष, बताएं कितनी रिपोर्ट्स लेकर आए आप? गुड मॉर्निंग दीपांशु। रिपोर्ट्स मेरे पास 3 है, लेकिन स्टॉक एक ही है। एक स्टॉक पे 3 रिपोर्ट कैसे कर लेते हैं आप? सर FIS काम नहीं कर रहे हैं। ओह ओके, तो आपका काम ही है कि FIS से काम करवाना। बताइए। आशीष का कहना है कि मेरे से बैन से बेनिफिट में इतना काम करा रहे हो तो फिर मैं यहाँ पे कॉम्पनसेट करूँगा। तो एवरेज तो उतनी आ रही है। बताया आशीष जी। स्टॉक है बजाज फाइनेंस, यहाँ पर सबकी नजरें हैं। बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से अच्छी रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है और अच्छा टारगेट भी दिया। 8,750 रुपये का टारगेट दिया है, 7,471 रुपये का भाव है। मान रहे कि काफ़ी सालों के बाद फिर से QIP के माध्यम से पूंजी जुटा रहे हैं, तो लग रहा है कि आगे क्रेडिट ग्रोथ बढ़िया देखने को मिलेगी। वहीं CLA से आप देखिए खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए हैं और ये ज़्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं। 9,000 रुपये से लक्ष्य बढ़ाकर 9,500 रुपये कर दिया, 10,000 करोड़ के आसपास की इक्विटी बता रहे हैं। लेकिन ROEs 20% के आसपास यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 10 से 13% का जो है बुक वैल्यू प्रति शेयर में एक्सेलरेशन आपको देखने को मिलेगा। और आखिरी रिपोर्ट है जेफरीज की तरफ से, जहाँ पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 8,830 रुपये के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है ढेर सारी रिपोर्ट्स, बहुत सारी जो आई हैं आपके लिए लेकर आए हैं। एक चीज़ है, लेकिन कुछ भी हो क्वालिटी मेंटेन रखी है आशीष ने। CLA से जेफरीज, बैंक ऑफ अमेरिका, मिले, तीनों रिपोर्ट दमदार बड़े FIS की हैं। छोटी वाली कोई भी नहीं है। चलिए, तो बढ़ते आगे और सोमवार की सुबह आइए वक्त है पिक ऑफ द वीक का। कुणाल जी सुप्रभात, स्वागत है आपका। शुरुआत करें सर, बताएं पिक ऑफ द वीक।
सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी देखिए, खरीदारी की राय है और मुझे लगता है कि जो चीनी स्टॉक्स हैं इनके सभी के चार्ट्स बाजार से कुछ अतर चल रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि मार्केट में कमजोरी आई, उसका भी इन पर कोई असर नहीं पड़ा। तो शुगर स्टॉक्स पर विशेष फोकस करना चाहिए। और मैंने पसंद किया अनिल जी त्रिवेणी इंजीनियरिंग, जिसमें चार्ट स्ट्रक्चर बहुत बुलंद है, बड़ा ब्रेकआउट हुआ चार्ट पर, तेजी आई, उसके बाद कुछ कंसोलिडेशन 2-3 सत्रों का हुआ और शुक्रवार को वापस तेजी बनी। तो मेरी राय में बाय करके चलना चाहिए त्रिवेणी को। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखना है 374 रुपए पर। पहला टारगेट होगा 392 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 400 रुपीज का। तो खरीदारी की राय है त्रिवेणी का। ओके, 392 और 400 के टारगेट के लिए करें खरीदारी आप त्रिवेणी में। ये राय आपके लिए कुणाल जी की तरफ से। आइए राय ली जाए हिमांशु जी की भी। हिमांशु जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर इस हफ्ते के लिए। गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनिल जी, सिलेक्टिव टायर स्टॉक्स मुझे लग रहा है कि काफी अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाते हुए नजर आए हैं और यहीं से मेरा जो इस हफ्ते के लिए पिक रहेगा वो रहेगा बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, जिसमें एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को नजर आई है और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो ब्रेकआउट है वो इमिनेंट है। तो स्पॉट में 2547 के आसपास का क्लोज है करंट लेवल्स पे और कोई 15-20 रुपए का डिप अगर मिले 2520 तक तो खरीदारी करें। 2490 यानी कि 2500 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और अपसाइड में मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक इस हफ्ते 2700 के तक जाने के लिए तैयार है। तो 2700 के लक्ष्य के लिए बालकृष्णा इंडस्ट्रीज इस हफ्ते का पिक ऑफ द वीक। ओके, तो 2700 के टारगेट के लिए बालकृष्णा इंडस्ट्रीज यहाँ पर करें खरीदारी। 2 बाय कॉल्स आ रही हैं ओपनिंग पर, अच्छी बात है। पिछले हफ्ते की सुस्ती के बाद एटलीस्ट सुबह सुबह आपको ज़्यादा सेल कॉल नहीं, बाय कॉल्स ही आती हुई दिख रही हैं। बट ऑफकोर्स कई सारे काउंटर्स पर रहेगा फोकस। डेल्टा कॉप को तो बड़ा जीएसटी डिमांड नोटिस मिला है, बट एलआईसी को भी ठीक एक जीएसटी डिमांड नोटिस मिला है। करीब 290 करोड़ के टैक्स का बकाया के लिए नोटिस दिया गया है। एक बार जरा एलआईसी के चार्ट पर कुणाल जी से राय ली जाए। कुणाल जी, बीच में थोड़े संकेत आए थे रिवाइवल के, बट 650 के आसपास ही है। क्या राय है सर एलआईसी के चार्ट पर? 290 करोड़ के जीएसटी डिमांड का नोटिस मिला इन्हें। देखिए, ज़रूर इस खबर के बाद कुछ आपको डिक्लाइन आता हुआ देखने को मिल सकता है। दीपांशु, चार्ट पर हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कुछ सुस्ती है, लेकिन एक मेजर सपोर्ट मुझे चार्ट पर नजर आता है 620 के आसपास। तो मुझे लगता है 620, 615 ये जो स्तर हैं, यहाँ एलआईसी को बड़ा सपोर्ट हासिल है। और थोड़ा सा अगर लॉन्ग टर्म व्यू रखा जाए, शॉर्ट टर्म की बात ना की जाए, लॉन्ग टर्म रखा जाए, तो मुझे लगता है एलआईसी एक अच्छा वैल्यू क्रिएटर साबित होगा। तो गिरावट में मेरी खरीदारी की राय है। तो मुझे लगता है 615, 620 के स्तर मिलते हैं तो मध्यम से लंबी अवधि के लिए एलआईसी को अक्यूमुलेट करना चाहिए। ओके, मध्यम से लंबी अवधि के लिए एलआईसी पर आप अक्यूमुलेशन कर सकते हैं। देखते हैं आज कैसा रिएक्शन आएगा इस खबर पर एलआईसी का। बाय द वे, डिमांड नोटिस सिर्फ एलआईसी तक ही लिमिटेड नहीं है। सीएट, इसे भी टैक्स डिमांड नोटिस मिला है। हिमांशु, जरा एक बार सीएट का राय दें। बालकृष्ण की तो आपने बात करी, 107 करोड़ रुपए के जीएसटी विभाग से नोटिस मिला है और साथ ही 107 करोड़ के जुर्माने का भी नोटिस मिला है। तो करीब 215 करोड़ का टोटल ये आ रहा है निकलकर। जरा राय दें सर, सीएट का चार्ट कैसा दिखता है आपको? दीप, बड़े टाइम फ्रेम का यानी कि लॉन्ग टर्म चार्ट पॉजिटिव है और ऑलरेडी स्टॉक 2600 से करेक्शन दिखा रहा है। मुझे लगता है कि शायद इस न्यूज के चलते जो लास्ट लेग ऑफ करेक्शन है वो आज और आने वाले कुछ दिनों में स्टॉक दिखा सकता है। मेरा मानना है कि स्टॉक में 1950 ये बहुत स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स हैं। तो उन लेवल्स पे मुझे लगता है कि खरीदारी का विचार बनाया जा सकता है। फिलहाल थोड़ी सी गिरावट 5% तक का डिप मैं कहूंगा कि चार्ट पर देखने को मिल सकता है इस न्यूज के चलते। बट 2000 और उसके नीचे वापस से पोजिशनली खरीदारी के लिए जो रिस्क रिवॉर्ड है वो फेवरेट दिखता हुआ नजर आता है। ओके, तो ये है आपके लिए सीएट पर आए, जहाँ एक टैक्स नोटिस आता है। आज टैक्स नोटिस समाने का दिन है, ऐसा लगता है इस वीकेंड पे भारी भरकम टैक्स नोटिस कई कंपनी को, सीएट, फिर आपका एलआईसी, डेल्टा, इन सबको आते हुए दिखे। आइए स्वागत किया जाए मेहुल कोठारी साहब का। मेहुल जी सुप्रभात, स्वागत है आपका। बताएं सर आपकी पसंद का शेयर इस हफ्ते के लिए। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। देखिए, इस हफ्ते का जो शेयर है मुझे लग रहा है कि एशियन पेंट वो हो सकता है। एशियन पेंट एक ट्रायंगल फॉर्मेशन से गुजर रहा है और यहाँ पर एक ब्रेकआउट जोन पर है। 3275 का भाव है, 3175 के स्टॉप लॉस से इसको खरीदना है। यहाँ पर ये ब्रेकआउट अगर आता है तो 3475 तक के टारगेट्स अनिल जी इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो एशियन पेंट मेरा रहेगा पिक फॉर द वीक। पेंट स्टॉक्स हमने देखा भी था फ्राइडे के सेशन में, एक रिबाउंड के संकेत दे रहे थे। ऑफकोर्स फेस्टिव सीजन है, डिमांड भी इस समय इनकी अच्छी खासी बढ़कर आती है। बर्जर पेंट्स पर तो ऑफकोर्स हमने खैर सेपरेट एक्शन देखा था, 1:5 के बोनस का एडजस्टमेंट भी था उस पर। बट रखिए नज़र,
सेक्टर लीडर एशियन पेंट्स जो आपको एक्शन में आते हुए दिख सकता है। कुणाल जी, एक और शुगर स्टॉक है आपके लिए सर जिस पर आपकी राय लेनी है, और वो है श्री रेणुका शुगर। एक्विजिशन कर रहे हैं, हमें मालूम था वीकेंड पर होने वाली बोर्ड बैठक, 235 करोड़ रुपए में अनामिका शुगर मिल्स का 100% एक्विजिशन किया जा रहा है। एक्विजिशन के बाद ये इन्हीं की सब्सिडरी बन जाएगी। क्या राय है सर 54-55 के लेवल्स पर रेणुका शुगर्स? देखिए, रेणुका का चार्ट भी बहुत ही शानदार चार्ट है दीपांशु। एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है वीकली चार्ट पर, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी 66-67 के लेवल्स की ओर बढ़ रहा है। तो मौजूदा स्तरों पर हल्की फुल्की गिरावट पे इसको बाय करके चले तो मुझे लगता है कि जैसे ही स्टॉक 58 को पार करेगा, ये 62-63 तक की दौड़ बहुत कम वक्त में लगाएगा, और 64-66 मुझे लगता है इसमें जल्द आते हुए दिखेंगे। तो जिनके पास भी पोजीशन है बने रहना चाहिए, 58 के ऊपर नई खरीदारी भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर मजबूत है, मेरी राय में बाय करके चलना चाहिए। ओके, श्री रेणुका शुगर खबर भी है एक्विजिशन की, और देखते हैं आज रिएक्शन भी कैसा आएगा इस पर। मेहुल जी, ब्लू स्टार, इस पर आपकी राय लेनी है। ऑलमोस्ट 900 का क्लोज हुआ था, इनका QI भी आया था थोड़े दिन पहले, वहां पर फाइनल डिटेल्स आ गई हैं। 770 रुपए के इशू प्राइस पर ये शेयर जारी कर रहे हैं, करीब 1 करोड़ 30 लाख शेयर जारी कर रहे हैं। 41 अलॉटमेंट्स हैं, जहां पर नॉर्जस बैंक, SBI लार्ज मिड कैप, फिडेलिटी, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, HDFC ट्रस्ट जैसे बड़े इंस्टीट्यूशंस का भी नाम है। तो अच्छे इंस्टीट्यूशन से पैसा रेस किया, 770 के भाव पर रेस किया है, हालांकि ऑलमोस्ट 990 पर स्टॉक प्राइस आ चुका है। चार्ट्स क्या कहते हैं सर ब्लू स्टार की? दीपांशु जी, देखिए चार्ट्स बहुत ही स्ट्रांग है, ऑल टाइम हाई के करीब चल रहा है। बस एक ही दिक्कत है, 2 दिन पहले जब इसमें मूव आया था तकरीबन 820 के आसपास से जो ब्रेकआउट आया था 920, 950 के आसपास ये काउंटर चला गया था, तो थोड़ा सा मूव ऑलरेडी प्राइस है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट हो सकता है। अगर इस न्यूज के चलते थोड़ा सा भी डाउन साइड आता है 840, 850 के आसपास, तो वहां पर एक बार के लिए हम बाइंग के लिए सोच सकते हैं, अगर वो सपोर्ट वहां पर लेता है तो। फिलहाल के लिए वेट एंड वॉच है, क्योंकि काउंटर ऑलरेडी हीटेड अप है और बहुत बड़ा मूव आया पिछले 2 दिन में, 2 या 3 दिन में। सो बेटर है कि थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, फिर उसी के बाद कोई कॉल लेना चाहिए इस काउंटर में। ओके, थोड़ा वेट एंड वॉच ब्लू स्टार में आपको करके चलना चाहिए, बट देखते हैं ऐसा मूव आएगा। वैसे तो स्टॉक ऑल टाइम हाई के पास ही है। ओके, आइए बढ़ते हैं आगे और किया जाए स्वागत जैन साहब का। जैन साहब, सुप्रभात, स्वागत है आपका। बताएं सर, पिक ऑफ द वीक। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच मैं एक तो शो पे बुलाने के लिए, और दूसरी बात जो अनिल जी आप जो हमारी एसोसिएशन है कमोडिटीज और इक्विटीज की सबसे बड़ी एसोसिएशन CPAI, नाम कमोडिटीज है बट कैपिटल मार्केट्स का बहुत बड़ा काम करती है और वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वॉइसेस इन द कंट्री है। तो वहां पे जो आप आए उस दिन और 2 सेशंस थे आपके, और दोनों सेशंस की वजह से जो हमारे इवेंट में 4 चांद लगे, वो तो एक अलग बात है। और दूसरा जो आपने, मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब वहां पे जिस तरीके की वो पॉपुलैरिटी और जिस तरीके का लोगों का आपने दिल जीता, दिल तो जीते हुए हैं, और वहां पे बहुत मजा आया। मतलब आपकी वजह से शायद मुझे भी थोड़ा बहुत रिकॉग्निशन इसलिए मिला कि मैं कोशिश करके, मतलब जो इवेंट्स थे और वो सारी बहुत लोगों ने प्यार दिया, धन्यवाद जैन साहब के मैसेजेस आए। एंड सर, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस, लार्जेस्ट टीवी चैनल, देखिए बेस्ट टीवी चैनल नहीं, अवार्ड का नाम भी एक अलग ही तरीके का दी गया, लार्जेस्ट बिजनेस चैनल बाय द लार्जेस्ट एसोसिएशन ऑफ ब्रोकर्स। तो ये बहुत जबरदस्त अवार्ड मिला और जबरदस्त काम किया, डिजर्व करते हैं। थैंक यू सो मच, एंड आई एम सो लकी एंड सो हम्बल्ड। बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत बधाई जैन साहब। आप और हमारे जितने सारे एक्सपर्ट्स हैं उनके प्रयासों के और हमारे दर्शकों के प्यार की वजह से हम यहाँ तक पहुँच पाए, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने आमंत्रित किया इस बड़े मंच पर, और दीप वहाँ पर 2 मंत्री थे इस कार्यक्रम में, और मुझे इस बात की खुशी भी है कि जो यहाँ के मेंबर्स इस एसोसिएशन की, उनकी कई सारी मांगे थी जो वो शायद बोल नहीं पा रहे थे खुलकर। मैंने उनके ब्याह पे मैंने कहा हम तो मीडिया हैं, हमें कहने में कहाँ संकोच है। एग्जैक्टली, मैंने इनकी बातें भी रख दी तो मैंने कहा खुल के रख दी कि ये लोग ये चाहते हैं। ये इंटरेस्टिंग था, बढ़िया मज़ा आया, और बहुत अच्छी जो डिस्कशंस हुई हैं, पैनल डिस्कशंस, मधु केला सर भी थे, बड़ा अच्छा लगा। जी जैन साहब बताएं। थैंक यू। और आपने हमारी कई सारी जो बातें हम नहीं बोल पाते हैं, बट आप हमारे वैसी वॉइस है, यू आर द बिगेस्ट वॉइस ऑफ द इन्वेस्टर कम्युनिटी इन द कंट्री, तो आपने वहां रखी, और बहुत उस चीज को लोगों ने बहुत सराहा कि हमारी बातों को, और जो सबसे पहले आपने CTT के बारे में कहा और बहुत सारे खर्चों के बारे में और सब चीजें कहा, बहुत अच्छा लगा। एंड वापस से मैं यही बोलूंगा, वंस अगेन थैंक यू सो मच अनिल जी फॉर एवरीथिंग।
और अब मैं आज स्टॉक्स दे देता हूं विदाउट, और मैं फ्राइडे को शो नहीं कर पाया था इस इवेंट की वजह से, आई हैड टू ट्रैवल, आई वाज इन द फ्लाइट, सो आई कुड नॉट बी देयर, बट एनीवेज मैं इस हफ्ते की जो पिक्स लाया हूं वो मेन पिक ऑफ द वीक है ग्राइंडवेल नॉर्टन। वो एक गजब का स्टॉक है और मैंने आगे भी पहले भी दिया हुआ है, बट मेन पिक ऑफ द वीक में ग्राइंडवेल नॉर्टन। बाकी थोड़ा सा कॉशियस आउटलुक है मेरी तरफ से, बहुत ज्यादा एग्रेसिवली और अननेसेसरीली बुलिश नहीं होना चाहिए मार्केट्स में, थोड़ा बहुत करेक्शन आया और थोड़ा बहुत टाइम कंसोलिडेशन भी दिख रहा है, तो मुझे फिर भी स्टॉक्स का पिटारा तो बहुत बड़ा नील सी, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं एक तो पिडिलाइट इंडस्ट्रीज मुझे लगता है कि देखा जा सकता है, कार्बोरेंडम यूनिवर्सल, यस, वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स अगेन, और थोड़े आईटी स्टॉक्स पे बेट लगाए जा सकते हैं, टीसीएस और टेक महिंद्रा, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। सो बेसिकली पहला स्टॉक हो गया ग्राइंडवेल नॉर्टन, और दूसरा मैंने पीडीलाइट बताया, कार्बोरेंडम यूनिवर्सल बताया, टीसीएस एंड टेक महिंद्रा एक ही मान आईटी स्टॉक्स, एंड एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। ओके तो ये है आपके लिए सारे स्टॉक्स जैन साहब की तरफ से, ग्राइंडवेल नॉर्टन, पिडिलाइट, कार्बोरेंडम और एचडीएफसी लाइफ, यहाँ पर आपको रखनी है नज़र। कुछ और काउंटर्स पर भी आज रहने वाली है। फार्मा के लिए कई सारी खबरें, और स्ट्राइड्स, एक बार हिमांशु जी स्ट्राइड्स फार्मा का जरा चार्ट देख लें। इनकी एक सब्सिडरी है स्ट्राइड्स फार्मा ग्लोबल सिंगापुर, इन्हें एक दवा के लिए मंजूरी मिली है और ये दवा काफ़ी बड़ी है यूएस में, इसमें सालाना सेल्स ऑलमोस्ट 11,000 करोड़ रुपए की है, तो अच्छी खबर आई है। और आगे के लिए भी कंपनी कह रही है कि अगले 3 साल में 60 नए प्रोडक्ट्स कंपनी लॉन्च करने जा रही है। तो जरा देखें सर 500 के पास स्ट्राइड्स फार्मा का चार्ट। दीप, ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म चार्ट्स अगर देखते हैं तो शायद स्टॉक एक 300 रुपए के आसपास एक बेस ऑलरेडी बना चुका था और वहां से एक अच्छी रिकवरी स्टॉक ऑलरेडी ग्रेजुअली पिछले कुछ हफ्तों में दिखाता नजर आया है। मुझे लगता है कि इस न्यूज के चलते एक अच्छा गैप अप स्टॉक में बनता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि जहां पर स्टॉक प्लेस्ड है ऑलरेडी मुझे लगता है कि एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हो चुका था। तो जिनके पास तेजी की पोजीशंस हैं उनके लिए स्टॉक डेफिनेटली होल्ड करें 475 480 के स्टॉप लॉस के साथ। और फ्रेश खरीदारी के लिए मुझे लगता है कि इन लेवल्स पर अगर कोई बहुत बड़ा गैप नहीं मिलता तो खरीदारी की जा सकती है। मेरा मानना है कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक में 600 650 रुपए तक की अपमूव की पोटेंशियल है। ओके तो यहाँ से बढ़िया अपमूव किए 600 650 तक जा सकता है, अच्छी पोटेंशियल अपसाइड इस पर दिख रही है। कुछ और स्टॉक्स की भी करनी है बातचीत।